बिजनेसमैन भी हैं, आप किताब भी लिखते हैं, आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती होंगी, तो लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं सर? सफल बिजनेसमैन के अलावा मैं एक सफल पर्सनैलिटी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हैबिट्स तो सारी वही हैं। आप उस समय उस चीज़ को पा करके तो सक्सेस हो गए, परंतु उसके बाद फिर आपको अलग जगह जा करके फिर सक्सेस होना है। मनी, माँ लक्ष्मी, मनी इज द बाय प्रोडक्ट। मनी अपने आप आपके पास आ जाती है। सबसे पहले वही ध्यान पूर्वक, यानी फोकस्ड, यानी कंसंट्रेटेड, तो उसके बाद हर रिजल्ट वैसा ही होगा। यदि आप कूल एंड काम रहना चाहते हैं तो आप कूल एंड काम होकर बैठ जाए। इसमें आ जाओ, बैंक्वेट्स ले लो। मैंने कहा यार बैंक्वेट तो इतना भारी किराया देना, मैं तो किराया लेने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि एक बिजनेसमैन भी है, बिजनेस कोच भी हैं और ऑथर भी हैं, और यूं कहें कि वो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे मुकाम को हासिल किया है, और वो आज हमारे साथ आए हैं इस पॉडकास्ट में। आइए करते हैं उनके साथ कुछ चर्चा, जानेंगे उनके बारे में, उनके थॉट्स क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम सर। थैंक यू सर, आप हमारे इस एपिसोड में आए, आपने समय निकाला, और आज जिक्र करेंगे हम कुछ ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं के बारे में जो आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सर। सो हम शुरू करते हैं सर। आपकी प्रोफेशन और बिजनेस लाइफ के बारे में अगर हम सुनना चाहें कि आपने अपना करियर और प्रोफेशन कहाँ से शुरू किया सर? देखिए, मैं शुरू में सीए कर रहा था, अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली भी उसको कह सकते हैं, दिस इज़ ए टर्निंग पॉइंट। तो मेरे पिताजी, स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री थी हमारी। हमारा एक पार्टनर थे, उनकी रोड एक्सीडेंट में एक डेथ हो गई, ऑल ऑफ ए सडन। ओके। तो मेरे पिताजी एकदम से डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, और एकदम से यदि कोई बीमार होके जाता है या किसी इस कारण से जाता है और जिसका पता होता है, और एक बाजू एकदम से ऐसे चली जाना, तो वो सडन। डिप्रेशन में आ गए। मैं उन दिनों लखनऊ में ऑडिट पे गया हुआ था। तो जैसे ही वहाँ से फिर मेरे पास कॉल आई और मैं आया, तो वो उनको फिर मैंने पूरी सीए को एक साइड में किया और मैं फैक्ट्री में पूरा ध्यान दिया। और ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ कि या तो हम सीए का बनना चाहते थे, और बाद में फिर ऐसा हुआ कि स्टेनलेस स्टील में एकदम से अपनी नई ऊर्जा के साथ लगा। एक नई जवान आदमी था, एक अच्छी ऊर्जा से एक नया आयाम स्थापित कर पाया स्टेनलेस स्टील में। मतलब पहले हमारी जो यूनिट थी पार्टनरशिप में भी थी, और एक बहुत छोटी यूनिट थी, और उसको एक अच्छे मुकाम तक, मतलब बर्तन स्क्रैप से लेकर के उसको गलाना, उसकी एंगेट्स बनाना, उसके बाद उसकी रोलिंग करना, रोलिंग करके फिर उसके बर्तन तक बना करके, अच्छा। उस प्रोसेस तक मैं अच्छा, पहुंचा। तो क्या वो बिजनेस अभी भी आप चला रहे हैं उसको कि? उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। किसी ने कहा कि आप इसमें आ जाओ, बैंक्वेट्स ले लो। मैंने कहा यार बैंक्वेट तो इतना भारी किराया देना, मैं तो किराया लेने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा। तो काफ़ी दिनों तक जद्दोजहद, नहीं आप ले लो, नहीं आप कर लो, नहीं आप कर लो, ऐसा उन्होंने मेरे अंदर एक पंपिंग कर दी। और बस उसके बाद एकदम लाइन चेंज हो गई, ओके। बैंक्वेट्स में आ गए। तो ये कितनी साल पुरानी बात आप ये शेयर कर रहे हैं? 10 साल पुरानी बात। अच्छा, तो तब से आप बैंकेट्स तब की बैंक्वेट्स में आ गए। लाइन में आ गए हैं। जी। ओके। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन की 3 हैबिट्स क्या हैं? मतलब आपके हिसाब से उनकी ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स हैं, आप अगर कुछ शेयर करना चाहें कि? देखिए, एक सफल बिजनेसमैन के अलावा मैं एक सफल पर्सनैलिटी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हैबिट्स तो सारी वही हैं। तो जापान में ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको ब्लू जोन कहा जाता है। सब लोगों की आयु 100 वर्ष से ज़्यादा है, और कोई भी अस्वस्थ नहीं है, एकदम बूढ़ा नहीं है। आयु 100 वर्ष, व्यक्ति बूढ़ा नहीं, रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। अब वो लोग ऐसा कैसे करते हैं? उन्हें इकिगाई कहा जाता है। इकिगाई का मतलब है, इकी का मतलब है जीवन। ओके। तो जीवन कैसे जीना चाहिए,
तो जीवन जीने के लिए जब आप होश संभालते हैं तो उसमें ये आपको पसंद क्या है, आपको काम क्या करना है, उसकी पसंद का काम वो ढूंढता है, उसको अवसर दिए जाते हैं, वो ढूंढता है कि मुझे इस काम में मजा आता है, ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा है। तो जब वो उस काम को चुनता है और उसको करता है तो सफलता को तो कोई रोक नहीं सकता। उसको काम करने में उसको मजा आता है, आनंद आता है, थकावट नहीं होती। तो इसके कारण से उसका बिजनेस या प्रोफेशन अच्छे लेवल पे पहुंच गया, सक्सेस हो गया। दूसरा, उसको थकावट नहीं होती, उसका शरीर अच्छे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, बॉडी सही हो गई। उसके बाद वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है, क्योंकि जिस काम को करने में उसको मजा आ रहा है तो वो हैप्पी भी रहता है, स्पिरिचुअलिटी भी आ गई। तो सारी चीजें, बूढ़ा नहीं होता, रिटायर नहीं होता, अप टू द लाइफ वो उस काम को करता रहता है। अब आया ये है 21 जीवन। इसके बाद है गाय। गाय का अर्थ है उद्देश्य। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य उसको वो सर्च करता है इन सब चीजों के अलावा, बिजनेस, फैमिली, प्रोफेशन या हैप्पीनेस, इन सब चीजों के अलावा वो एक चीज और चुनता है कि मैं इस अर्थ पे, इस धरती पे क्यों आया हूं। तो उद्देश्य जब वो तलाशता है, जैसे कि भाई मुझे पक्षियों की सेवा करने में मजा आता है, मुझे मानव सेवा करने में मजा आता है, मुझे जानवरों की सेवा करने में मजा आता है, मुझे एनवायरनमेंट को ठीक करने में अच्छा लगता है, मुझे पानी को ठीक करने के लिए, जल को, मुझे वायु को, या जो भी संभावनाएं हैं उसको करने में जब उसको आनंद आता है तो ये उसका स्पिरिचुअलिटी, ये उसका सोशल, ये उसका सारा काम वो हो गया। और जब उसको उस चीज में मजा आता है, वो थ्रू आउट जब तक इस धरती पर रहता है तब तक वो आनंद लेता है, तो वो बूढ़ा नहीं होता। तो मैं कहता हूं, जब आप अपनी पसंद का काम चुनते हैं तो उसके अंदर आपकी सारी हैबिट, सब चीजें उसी तरह से हो जाती हैं और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले हमें अपना जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य ढूंढना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। तो सर नेक्स्ट हम वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं सर? क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, आप किताब भी लिखते हैं, आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती होंगी, तो लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं सर? यही देखिए, आपको बिजनेस प्रोफेशन खुद चुनना है जिसको आप पसंद करते हैं। तो उसमें आपकी आधी से ज्यादा ऊर्जा बेकार के कामों से हट करके उसमें खर्च हो जाती है। अपनी बॉडी को भी मेंटेन करने में वो ऊर्जा की बचत हो जाती है, क्योंकि जिस काम को आप पसंद करते हैं वो आपको थकावट नहीं देता। तो बाकी के आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको गोल सेट करने होते हैं। गोल सेट करने के लिए क्या करना होता है आपको? जैसे गिटार है, गिटार में 6 तार होती हैं, इसी तरह से अम्ब्रेला में भी 6 तार होते हैं। तो यदि कोई तार भी खराब हो जाता है तो उससे मधुर संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। तो हमारी जिंदगी के भी 6 आयाम हैं। जैसे आपने कहा कि बैलेंस कैसे करते हैं, जब हम गोल बनाते हैं तो उन गोलों पे हमें ये देखना है कि केवल हम प्रोफेशन का गोल बना लें तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हम परिवार को समय नहीं देंगे, या हम सारा दिन स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं तो भी हम जीवन जीने का मतलब क्या रह जाएगा। तो सब चीज़ों को बराबर बराबर उसी अनुपात में, उम्र को देखते हुए और सब चीज़ों को उस अनुपात में कि भाई मेरी फैमिली भी ठीक रहे। आप ज़्यादातर जवान बच्चों को क्या देखते हैं? इलू इलू, सारा दिन प्यार 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 प्यार, लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा? थोड़े दिन के बाद जब पैसे नहीं होंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम गोल सेट करते हैं तो निश्चित रूप से जो आदमी गोल सेट करके चलेगा उसको वो चीज़ें आराम से प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बढ़िया सर। तो आपने थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ पर छेड़ा, तो हम रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सर न्यू एज रिलेशनशिप और ओल्ड एज रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है, वो थोड़ा समझाइए। क्योंकि आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है, आजकल की जनरेशन बहुत तेज दौड़ना चाहती है, क्विक एक्शन लेना चाहती है, मगर पहले की जनरेशन बहुत संभल के चलती थी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये एक परसेप्शन हो सकता है कि आज की एज और पिछली एज में अब गैप है। ये गैप सदियों से रहा है और इस गैप को ये ज़रूर है कि आज जितना विकास हुआ है उसके साथ हमें ये लगता है कि ये अद्वितीय है, अद्भुत है, परंतु ये पहले भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। ये जनरेशन गैप है, ये सोच का डिफरेंस हमेशा रहा है और रहेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम पेरेंट्स को ये चाहिए, हम जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये चाहिए कि हम बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने दें, उनको उड़ने दें, उनको पंख दें, उनको बाहर से सपोर्ट करें। तो हम समझते हैं कि ये जो बीच का जो द्वंद्व होने वाला है, ये द्वंद्व हट सकता है, खत्म हो सकता है और बच्चे अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। एंगर मैनेजमेंट की बात करें क्योंकि आजकल की जनरेशन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उसके ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पेशेंस नहीं है लोगों में, तो हम एंगर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? ये भी बात वैसे ही है, पहले भी लोगों में गुस्सा आता था, आज भी लोगों में गुस्सा आता है, आगे भी लोगों में गुस्सा आएगा, परंतु हम उस गुस्से को कंट्रोल की बजाय यूटिलाइज कैसे करें, प्रश्न यह है अच्छा होता। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? दिस इज एन एनर्जी। अगर मैं हिटलर की बात करूं तो हिटलर एक चित्रकार बनना चाहता था। जैसे मैंने जापान के बारे में बताया कि इकिगाई लोग होते हैं, इसी तरह से हिटलर चित्रकार बनना चाहता था। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा चित्रकार बने, तो उसके कारण से द्वितीय महायुद्ध हुआ, कितने लोग मरे। तो उसकी एनर्जी, जो उसके अंदर जो गुस्से की एनर्जी थी, उससे लोगों का विध्वंस हुआ। अब उस गुस्से को, उस एनर्जी को यदि हम सही दिशा में उसकी चित्रकारिता में जाता तो पता नहीं किस तरह के वो आयाम स्थापित कर सकता था। लेकिन वही पेरेंटल दबाव या उसको मनपसंद का काम ना मिलने के कारण ये गुस्सा ऐसी जगह पर पहुंच गया। गुस्से को मैं पर्टिकुलरली एनर्जी का नाम देना चाहूँगा। इसको कंट्रोल करने की बजाय इस एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहिए पॉजिटिव दिशा में, इसको कंस्ट्रक्टिव में लगाना चाहिए, डिस्ट्रॉय में नहीं। जब हम गुस्सा करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने शरीर को भी नुकसान होता है और सामने वाले को भी हमारी बात पसंद नहीं आती और ना हम दोनों को बात समझ आती है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि हमें कंट्रोलिंग और हमें अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, हमें उस कहाँ पे और कैसे, हाँ कैसे उसको यूटिलाइज करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रॉय में लगा डिस्ट्रॉय के में लगाने की बजाय उसको, या ब्ला 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 ऐसे कह देने की बजाय थोड़ा सा पॉज ले लें, उसी समय उसको एनर्जी को ना निकलने दें, तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती। संभल सकती हैं काफ़ी चीज़ें भी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आपने पॉजिटिविटी की बात करी, तो हम अपना आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं। आप एक हैप्पीनेस कोच भी हैं, हमने देखा कि, और आप हमेशा मुस्कुराते भी रहते हैं। तो देखा ये गया है कि आज के समय में लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी है सर। कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, या यूँ कहें कि लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मगर कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं, या यूँ कहें कि वो पहला स्टेप नहीं उठा पाते हैं। तो उसके लिए आप सर क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोचना है सर? देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं ना, तो आपके अंदर से घबराहट, नेगेटिविटी या कोई इस तरह की चीज़ आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले जो काम आप करना चाहते हैं वो अपनी मनपसंद का चुनेंगे तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरा, आपके मन को हमेशा विश्वास रहना चाहिए
कि जो काम मैंने चुना है या जो काम मैं करने जा रहा हूं वो निश्चित रूप से सफल होगा। देखिए, सफलता और असफलता में कितना सा फर्क है। आज आपको स्टूडियो आना था, जब आप घर से निकले इस विश्वास के साथ निकले कि मुझे स्टूडियो जाना है, तो क्या आप में जरा सा भी अविश्वास था, अनकॉन्फिडेंस था? नहीं था। तो नहीं था तो आप निश्चित रूप से पहुंच गए और सफल हो गए। इसी प्रकार से जब हम कोई भी टारगेट, कोई भी काम, कोई भी वक्तव्य, कोई भी बात, कुछ भी काम शुरू करते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो निश्चित रूप से पहुंच जाऊंगा, हो जाएगा। जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो यदि आप टू व्हीलर पे जाते हैं तो एक बल्ब होता है छोटा सा, एक बाइक या स्कूटर का एक बल्ब होता है जो केवल 10 मीटर तक दिखा सकता है। कार से करते हैं तो 2 हेडलाइट्स होती हैं, वो 10-15 मीटर तक ही दिखाती हैं। परंतु आपको 100 माइल, 200 माइल या जितना भी जाना है तो आप चले जाते हैं, वो हर 10 मिनट के बाद, हर 10 मीटर के बाद फिर और आगे का 10 मीटर दिखाना शुरू कर देती है। और आप उस विश्वास के साथ आगे चले जाते हैं कि मुझे जाना है और आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हैं। तो विश्वास रखें और आपको आपके गंतव्य तक कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सर, आपने सही समझाया। तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हमें करनी चाहिए। हम कुछ भी सोचें तो पॉजिटिव सोचें, तो मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। नेगेटिविटी को ना सोचते हुए हमें हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिविटी का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत सही। सर, सेल्फ हैप्पीनेस कैसे आ सकती है? हम खुश कैसे रह सकते हैं ऑलवेज? देखिए, खुश रहना आपके अपने हाथ में है। आप सिर्फ डिसाइड कर लीजिए कि मुझे खुश रहना है। केवल आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे खुश रहना है। और जनरली हम क्या करते हैं, कोई टारगेट बनाया, किसी के लिए कोई टारगेट हो सकता है, कोई पद हो सकता है, कोई पैसे की भूख हो सकती है, कोई डिस्टेंस हो सकता है, कार हो सकती है, बंगला हो सकता है, फार्म हाउस हो सकता है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, कुछ भी अलग अलग। तो हर लोग ये कहते हैं कि मुझे वहाँ जा कर के खुश हो जाऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर के कभी खुश नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ आपको मिल जाती है उसके बाद आपको और कुछ चाहिए होता है। तो हम खुश कैसे रहें? तो खुश रहने के लिए आप यह सोचें कि मैं खुशी खुशी इसी क्षण से खुशी खुशी ये वाली चीज़ प्राप्त कर लूँगा। और जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि मैं खुशी खुशी, तो आपका सफ़र इतना आसान हो जाता है, आपका बर्डन हट जाता है, आप हल्के हो जाते हैं, बोझ दूर हो जाता है और आप निश्चित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि सर हमें अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाना चाहिए। अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो शायद हम खुश हैं। सेटिस्फेक्शन भी, लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी और मैं हैप्पीली ये काम करूंगा, कुछ भी, वट एवर योर डिजायर इज। और छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी डिजायर। आप बड़ी से बड़ी डिजायर, जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की बात की थी, तो आप बड़ी से बड़ी चीज की कल्पना करें और देखें कि वो पूरी होती है कि नहीं होती। बिल्कुल। तो जब आप हैप्पीली चलेंगे तो वही इकिगाई वाली बात भी, कि आपको थकावट नहीं होगी, आप हैप्पीली करेंगे, आपको काम करने में मजा आएगा। भले ही आपका रास्ता थोड़ा सा दूर का, थोड़ा सा लेट हो जाए। अभी जैसे मैंने कहा आपने स्टूडियो आना था तो आपके पास 10-12 विकल्प थे, तो कोई रास्ता हो सकता है किसी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए, परंतु आप अपने गंतव्य तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे कि हमें लाइफ में दुख क्यों होता है? ये जो सैडनेस होती है हमारी लाइफ में, ये दुख होता क्यों है?
देखिए, दुख का मतलब है अपेक्षा। जैसे मुझसे हाथ से कोई चीज गिर गई, आपने मुझे वो उठा के दी, तो मैं आपको बोलूंगा थैंक यू। और यदि मेरी वाइफ ने वो मुझे उठा के दी, तो मैं उसको थैंक यू नहीं बोलूंगा। या मेरे स्टाफ ने उठा के दी, तो मैं उसको थैंक यू नहीं बोलता। इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि वो मुझे उठा करके देंगे। आपसे मुझे अपेक्षा नहीं थी कि आप उठा करके देंगे। तो अगर उन्होंने मुझे उठा के नहीं दिया, तो उस बात का मुझे दुख होगा कि इन्होंने मुझे उठा के नहीं दिया, मुझे इसकी अपेक्षा थी, मुझे इसकी आशा थी। तो ये आशा, ये अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो यदि हम इस चीज को, कारण को हटा दें, तो हमें दुख नहीं होगा। हम अपेक्षा छोड़ दें कि भाई ठीक है। बिल्कुल। तो आशा ही दुखों का कारण आशा है। ही दुखों का कारण है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस। उससे हमने ये एक्सपेक्टेशन की थी, मगर वो हमारी उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो हमें वहीं से पेन शुरू हो जाता है और एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी डाउन करना चाहिए। नहीं, इसमें डाउन करने की बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है, आपसे अपेक्षा नहीं है तो दुख नहीं है। किसी से अपेक्षा करना, उसने नहीं कहा कि मुझसे अपेक्षा करो, इसको क्रिएट किसने किया? मैंने किया। अब जब मैंने किया तो दुखी वो थोड़ी होगा, दुखी तो मैं हो रहा हूं। और मुझे उसको अपेक्षा ना करें तो कोई फील नहीं होगा। डॉक्टर नरेश बंसल जी जो हैं, इस बुक के ऑथर हैं, जिस बुक का नाम है खुश रहने की कला, आज की गीता। बहुत ही बेहतर तरीके से सर ने इस बुक को लिखा है और प्रिंट किया है। अगर आप भी इस बुक को लेना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बुक आप तक पहुंच जाएगी। सर, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। हाउ स्पिरिचुअल यू आर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी में इतना मज़ा आता है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा सा टेक्निकल सा वर्ड है, और जबकि है ये इतना आसान जितना कि आप और मैं ऐसे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। अब आप कहोगे नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, हम तो ध्यान करने लगते हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाना, उसके प्रति सचेत हो जाना। यदि मैं आपसे और आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कंसंट्रेट करके फोकस से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यदि आप मुझे ना सुने या मैं आपका प्रश्न ना सुनूं, तो हम एक दूसरे को ठीक से उत्तर नहीं दे पाएंगे, ना आप उस उत्तर को सुन पाओगे। तो इसका मतलब आप ध्यान से वो काम नहीं कर रहे। ध्यान में बैठना या स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी हमें ध्यान में बैठना नहीं है, हमें ध्यान में होना है। एवरी टाइम हम जो भी काम करते हैं, सबसे पहले वही ध्यान पूर्वक, यानी फोकस्ड, यानी कंसंट्रेटेड, तो उसके बाद हर रिजल्ट वैसा ही होगा। यदि आप कूल एंड काम रहना चाहते हैं, तो आप कूल एंड काम होकर बैठ जाए। आप ये मत कहें कि मैं ध्यान में बैठा हूं, क्योंकि वो वर्ड ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जिसके साथ भी बैठ के, जिसके द्वारा भी प्रैक्टिस की है, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कमर को सीधी कर लें, फिर आप अपने सांसों पे ध्यान दें। ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए या करने के लिए आपका माइंड सेट तैयार होना चाहिए। आपको ये कहा जाए आप कमर सीधी करके बैठ लो, आपका ध्यान वहीं जाएगा कि मेरी कमर ही सीधी नहीं हो रही है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कूल एंड काम हो जाए,
धीरे धीरे वो चीज़ प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगी। मेरे हिसाब से हमें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में ही रहना ध्यान में ही रहना चाहिए। whatever you are doing, whatever you are doing, आप उसको ध्यान से करोगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, आपको थकावट ही नहीं होगी, आपको आनंद आएगा काम करने में। बिल्कुल, हमें कॉन्सेंट्रेटेड होके हमेशा सारे काम करने चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन लेवल हमारा हाई होना चाहिए। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। जब हम बात करते वक्त इतने सहज हो सकते हैं तो उसी तरह से ध्यान में भी सहज हो सकते हैं। या ध्यान हम हर चीज में, तो रिजल्ट ओरिएंटेड का जो की है, जो सक्सेस की है, वो यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी, अब इतना बड़ा वर्ड अब लेकर के आ रहा हूं, हम स्पिरिचुअलिटी के साथ, यानी कि कूल एंड काम, विदाउट डिस्टरबेंस, माइंड को डाइवर्ट ना करें जिस भी काम में कर रहे हैं। घर से आ रहे हैं तो हमें पता है, हमारा एक रिदम बना दी है कि हम घर से स्टूडियो पहुंच रहे हैं, तो उस रिदम को जब आप पकड़ लेते हैं ना, फिर आप हर लाइफ के हर क्षेत्र में ध्यान में होते हैं। ध्यानमय रहे, ध्यानमय रहे। ओके सर, लाइफ में गुरु का कितना महत्व है, गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है, या हम कहें हमारी लाइफ में मेंटर की कितनी इम्पोर्टेंस है? एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जंगल में एक गधा चल रहा था। सहसा उसने देखा कि उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी। उसने कहा कि गधा, अब शेर मुझे खा जाएगा। उसने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। शेर ने गधे को भागते हुए देखा तो शेर भी उसके पीछे भाग लिया। दोनों बेतहाशा भाग रहे थे। रास्ते में एक खाई, दलदल की खाई मिली। गधा खाई में गिर गया। शेर भी बेतहाशा भागे जा रहा था, उसको भी पता नहीं था कि पीछे खाई है, तो वो भी उसके अंदर खाई में गिर गया। वो उससे और 15 फुट मीटर की दूरी पर जाकर के गिरा। एक दूसरे ने बड़ी मेहनत की, बड़े हाथ पैर मारे, नहीं निकल पाए। अब गधा भी शांत हो गया और शेर भी शांत हो गया। अब गधे ने पूछा कि राजा साहब, आपका कोई मालिक है, आपका कोई मेंटर है, आपका कोई गुरु है, आपका कोई मालिक है? शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक होगा, मैं खुद मालिक हूं, पूरे जंगल का मालिक हूं। अब गधे ने कहा, फिर तो राजा साहब आप गए। अब देखो कैसे, मेरा एक मालिक है। जब वो जंगल में मुझे खोजता हुआ आएगा और मैं उसको नहीं मिलूंगा, वो आएगा और मुझे बचा करके ले जाएगा। क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम इस दलदल में मर जाओगे। तो कहने का अभिप्राय यह है, जिसका कोई मालिक होता है, जिसका कोई मेंटर होता है, जिसका कोई गुरु होता है, वो उसको उस दलदल से निकाल सकता है। तो एक गधे को भी एक मेंटर निकाल सकता है, तो हर व्यक्ति को एक मेंटर, एक गुरु की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से, बस सरल शब्दों में आपने समझाया है कि एक गुरु की क्या विशेषता है, और हमें हमारी लाइफ में भी गुरु का एक महत्व है और गुरु होना ही चाहिए। चाहे हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे हम स्पिरिचुअल फील्ड में हो, चाहे हम अपनी ऑफिशियल लाइफ में हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमें कहीं ना कहीं गुरु की रिक्वायरमेंट होती ही है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। जो हम में ज्ञान में बड़ा है, जो हम में आकार में बड़ा है, उसको एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल करना है आपने, कि भाई हमें उस गुरु की आवश्यकता किस चीज़ के लिए। मान लिया कोई फिजिकल का गुरु है तो उसको फिजिक आकार में बड़ा है, उसके हिसाब से। अगर कोई ज्ञान में बड़ा है, गुरु का अर्थ ही बड़ा होता है। बृहस्पति है ना, दैट इज गुरु। गुरु का मतलब क्या है, वो सबसे बड़ा है, वो प्रकाशमान करता है, वो आपको ज्ञान देता है। बिल्कुल। तो जो कोई आपको प्रकाशित कर रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, तो उसको मानने में हर्ज ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल।
अब हम बात करते हैं सर की बुक रिलीजिंग की। सर एक ऑथर हैं और सर ने एक बुक भी लिखी है, खुश रहने की कला, आज की गीता। तो हम जानते हैं नरेश जी से कि सर ने इस किताब को आज की गीता का नाम क्यों दिया। बताइए सर। देखिए, ये आज की गीता इस पुस्तक का नाम हमने इसलिए दिया कि ये जब हम गीता की बात करते हैं तो हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं। तो उसके अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और कैसे युद्ध क्षेत्र में सफल हो, क्योंकि वो युद्ध का मैदान था। तो उस युद्ध क्षेत्र में कैसे वो सफल हो, उसके लिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया। आज हम इस कर्म क्षेत्र में हैं। यहाँ पर युद्ध का मैदान नहीं है। यह युद्ध जो है हमारी दैनिक जीवन की वस्तुओं से, चीज़ों से, लोगों से है कि किसी के साथ हमारे जो संबंध हैं उसको कैसे रखें, किसी ने कुछ कहा उसका रिएक्शन कैसे करें, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, कोई व्यथाएं हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें। तो इसलिए इसका नाम आज की गीता रखा। इसकी प्रेरणा का स्रोत है भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में बैठे हैं, आराम से लेटे हैं और उनके ऊपर शेष नाग के अनेकों फन लपलपा रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। अब जब और भगवान विष्णु क्या है, वो एकदम आराम की मुद्रा में लेटे हैं। तो इस बात का आधार क्या है? जब आपके ऊपर इतनी सारी कठिनाइयां हैं, जब आप इन सब कठिनाइयों के होते हुए कूल एंड काम रहते हैं, तो मनी, माँ लक्ष्मी, मनी इज द बाय प्रोडक्ट, मनी अपने आप आपके पास आ जाती है। तो आज हम सब इतने तनावों, इतनी एंग्जाइटी, इतने दुख, इतने कष्ट, इतने ईर्ष्या, इतने द्वेष, इतने कलह, इतने क्लेश में, इन सब फनों के होते हुए यदि आप कूल एंड काम, पीसफुल रहते हैं, तो आपका जो काम करने का स्टाइल है, आपके जो बातचीत करने का स्टाइल है, वो आपको सक्सेसफुल बना देता है। और पैसा बायो प्रोडक्ट है, पैसा अपने आप आता है। आप किसी को गलत बात नहीं कह पाते जब आप कूल होते हैं, आप गुस्सा नहीं करते जब आप कूल होते हैं। तो उसका रिजल्ट आपके फैमिली में अच्छा आएगा, आपके परिवार में, आपकी सेहत को, आपके व्यापार को, आपके प्रोफेशन को, सब चीज़ों को उसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। बिल्कुल। तो सर इस किताब को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? मैंने बताया भगवान विष्णु। ओके। भगवान विष्णु मेरी प्रेरणा का आधार है। तो वो आप भगवान विष्णु को मानते हैं? मैं सभी, देखिए, हर उस व्यक्ति से ज्ञान लेता हूँ, हर उस चीज़ से ज्ञान लेता हूँ कि जो कोई भी चीज़ इस अर्थ पे, इस ब्रह्मांड में बनी है, वो व्यर्थ के लिए नहीं बनी है। उसका कोई उपयोग है, ऐसा उपयोग ना हो ऐसा नहीं है। तो ये हमारी दृष्टि है कि हम किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइंड में आ रहा है, हु इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ? सर आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप फॉलो करते हैं या जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये परसेप्शन समय समय पर बदलते रहते हैं। अब कोई व्यक्ति चलने में अच्छा लगता है कि उसकी वॉक बड़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग जिनको मैं चलते हुए देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे ऐसे चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों की बातचीत मुझे बहुत पसंद है कि उनका बातचीत का लहजा कैसा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से बातचीत करनी चाहिए। बहुत से लोगों का मुझे व्यापार का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचता हूँ मुझे इस तरह से व्यापार करना चाहिए। किसी का बैठने का तरीका, किसी का ड्रेस सेंस अच्छा लगता है, किसी की कोई और बातें अच्छी लगती हैं। तो हर उस व्यक्ति से, हर उस वस्तु से मैं इंस्पायर हूँ और होता रहा हूँ, और ये समय अनुसार बदलता भी रहता है। जैसे सक्सेस के विषय में हम बात कर रहे थे कि एक चीज़ प्राप्त करने के बाद फिर हम
सोचते हैं कि नहीं ये तो हो गया, अब और आगे क्या करना है। तो निश्चित रूप से तो हर समय वो उस परसेप्शंस बदलती रहती हैं। और वही गुरु, वो हमें हर अलग अलग कार्य में, अलग अलग क्षेत्र में गुरु चाहिए, बिल्कुल तो उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो यूं कहें कि हम हर किसी चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और हमें सीखना चाहिए, और हमारी लाइफ में जो भी व्यक्ति आता है वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लेते हैं सर से सक्सेस के बारे में। सर कितने सक्सेस हैं आप? आर यू सक्सेस? सीधा सवाल, आर यू सक्सेस इन योर लाइफ? यस, डेफिनेटली। सर क्या मतलब है आपकी सक्सेस के, क्या मतलब है आपकी सर लाइफ में? देखिए, जो काम मुझे पसंद है, अब मुझे आपसे बात करना पसंद है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तो जब मैं किसी भी पॉइंट पे किसी भी काम को जिसको मैं चाहता हूँ वो करूँ, और वो जब मैं करता हूँ तो वो मुझे डिस्कम्फर्ट की बजाय ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो जब वो एनर्जी मेरे शरीर में प्रवाहित होती है तो मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। तो मेरे लिए वो सक्सेस है। तो इसी प्रकार से चाहे किसी क्षेत्र में भी, जिस भी क्षेत्र को मैं चुनता हूँ, जिससे भी बात करने की बात हो, व्यापार की बात हो, धार्मिक बात हो, या कुछ भी जिससे भी मैं बात करता हूँ, मैं ध्यान से बात करता हूँ, तन्मयता के साथ बात करता हूँ, डिवोशन के साथ काम करता हूँ। जब डिवोशन के साथ काम करता हूँ तो मुझे रेसिप्रोकेट में वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये एक्ट सफल रहा। सफल रहा। बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने सब। सर कई लोग हमने देखा है कि सक्सेस को सर पैसे से तोलते हैं। अगर उनके पास पैसा है, वो अच्छी गाड़ी है, बंगला है, तो ही वो सक्सेसफुल कहलाते हैं। क्या आपकी नज़र में भी यही सक्सेस है? देखिए, हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब अलग होता है। किसी को लगता है बंगला मिले, किसी को मिलता है गाड़ी, किसी को सब कुछ मिलने के बाद, अगर हम ऐसा सोचें तो अंबानी है, अडानी है, एलन मस्क है, या जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, टाटा है, तो उन्होंने, वो सक्सेसफुल है, तो आगे उनको काम करने की क्या ज़रूरत है। परंतु सक्सेस का आधार कभी भी ये चीज़ें पाना नहीं होता। सक्सेस हर रोज, हर काम में सक्सेस चाहिए। उन्होंने कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी है तो उस कंपनी को भी सक्सेस करना है, तो हर रोज सक्सेस का मीनिंग अलग होगा। ये एक बहुत ही मिथ है कि भाई सक्सेस का मतलब ऐसा होता है। सक्सेस का मतलब, आप अपनी क्लास में जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपने वो पास कर लिया तो वो दैट इज सक्सेस। तो हर रोज सक्सेस अलग अलग। एक चीज आपने बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, जो चीजें आपने एक बार कल्पना की, क्या उसके बाद फिर आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगी? तो उसके बाद भी फिर आपको सक्सेस और चाहिए। तो केवल एक बार की सक्सेस को सक्सेस नहीं कहा जा सकता। हर रोज सक्सेस के आयाम बदलेंगे। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करें, जो भी आपको गोल्स हैं कि मुझे ये चाहिए तो मैं सक्सेसफुल होगा, यस, आप उस समय उस चीज़ को पा करके तो सक्सेस हो गए, परंतु उसके बाद फिर आपको अलग जगह जा करके फिर सक्सेस होना है। उस लाइफ के उस स्पैन के बाद आपने और आगे लाइफ में भी तो जाना है। तो उसके लिए क्या आप उसी गाड़ी पे थोड़ी जाओगे? फिर आप प्राइवेट जेट की बात करोगे, फिर आप कुछ और बात करोगे, तो फिर उसके बाद कुछ और बात करोगे। तो इसीलिए सक्सेस का अर्थ भी हम गलत कई बार आंक लेते हैं। उसकी बजाय यस, इन चीज़ों को प्राप्त करना भी सक्सेस है, और इसके आगे भी सक्सेस है। सो आपके हिसाब से जो तात्पर्य निकल के आ रहा है, परफेक्शन, अगर हर काम में कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो परफेक्शन से कर रहे हैं तो वो सक्सेस है। नहीं, इसमें परफेक्शन से करने से वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जो आपका गोल है, अगर आप ध्यान से करते हैं, परफेक्शन से करते हैं, कंसिस्टेंस के साथ करते हैं, तो वो आप उस चीज़ को थोड़ा जल्दी पा लेते हैं और कम स्ट्रगल से पा लेते हैं। स्मार्ट वर्क। यस, वही
किस तरह से अपने एफर्ट्स उसमें ज़्यादा ना मेहनत करके इजी अप्रोच से कर लें, बट अदरवाइज नहीं। स्मार्ट वर्क जरूर हो पर अंडर द टेबल नहीं। अंडर द टेबल नहीं, बिल्कुल। जैसा कि हमारे शो का नाम है विक्ट्री सक्सेस टॉक्स, तो सर से हम जानना चाहेंगे एक आखिरी सवाल, सक्सेस मंत्रा, सर की लाइफ का सक्सेस मंत्रा क्या है इन अ वन वर्ड? बी हैप्पी, यू विल गेट सक्सेस। बी हैप्पी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, तो यू आर सक्सेस। सो दिस इज द सक्सेस मंत्रा, दिस इज द सक्सेस मंत्रा। आज का एपिसोड डॉक्टर बंसल जी के साथ हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप हमारे इस एपिसोड में आए, हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपनी बेबाकी से राय रखी, अपने बारे में बताया, जीवन के कुछ सत्य के बारे में बताया। आपकी ये स्टोरी रियली बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो हम चाहेंगे ये दुनिया तक आए और इसमें से कुछ सारे लोग ले सकें और कुछ जान सकें कि हमें कैसे अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को उतारना है। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम डेफिनेटली फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ। और यस, आप हमारे इस पॉडकास्ट को, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।